अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर शासन ने कार्रवाई करते हुए आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि आईएएस देवी शरण उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर प्रयागराज में तैनात थे। अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को बहाल किया था, जिसको लेकर उन पर पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप लगे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षार्थ कर दिया गया है, यानी इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो प्रयागराज से खबर, जहां पट्टों के आवंटन में अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय को निलंबित किया है। इन पर 35 भूखंडों के पट्टों को बहाल करने का पूरा यह मामला, अलीगढ़ में भूखंडों के पट्टे बहाली का यह पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें आईएएस देवी शरण उपाध्याय को निलंबित किया गया है? जी बिल्कुल, यह बात करेंगे देवी शरण उपाध्याय की, तो देवी शरण उपाध्याय 2012 के आईएएस अफसर है और उनकी तैनाती अलीगढ़ में हुई थी, जहां पर उन्होंने 35 भूखंडों का पट्टा आवंटित किया था, जिसमें काफी अनियमितता सामने आई थी और इस अनियमितता के बाद उन्हें अलीगढ़ से हटाकर प्रयागराज में तैनात किया गया था और मामले की जांच योगी सरकार की तरफ से की जा रही थी और शासन के निर्देश पर दोषी पाए जाने पर देवी शरण उपाध्याय को अब निलंबित कर दिया गया है। देवी शरण उपाध्याय अब राजस्व परिषद से अटैच रहेंगे। हालांकि यह कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो योगी सरकार ने कहा है उसके तहत यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई से कहीं न कहीं अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है और देवी शरण उपाध्याय, बिल्कुल, यानी बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। लेकिन मोहम्मद आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैसे ये पूरा जो मामला है 35 भूखंडों में जो अनियमितताएं पाई गई, कैसे पूरा मामला उजाले में आया, सामने आया? जी बिल्कुल रियाज, अलीगढ़ में तैनाती के बाद जिस तरह से 35 भूखंडों का पट्टा आवंटित किया गया था, मामले में स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी किया था और इस शिकायत के बाद डीएम की तरफ से जांच की गई और यह जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी और सूत्रों के मुताबिक देवी शरण उपाध्याय पर धानुगाही कर पट्टा आवंटित किया गया था, पट्टा बहाल किया गया था और इस गंभीर प्रकरण की जांच शासन की तरफ से भी कराई गई थी, जिसमें पूरी तरह से देवी शरण उपाध्याय दोषी पाए गए और उनके खिलाफ निलंबन की यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जी रिया, बिल्कुल, यानी यहाँ पे आईएएस के खिलाफ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, निलंबित किया गया मोहम्मद आसिफ उन्हें। इसके आगे और कुछ एक्शन इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, अभी मामले की विभागीय जांच योगी सरकार कर रही है और इस दौरान उन्हें तैनाती नहीं दी गई है। वह उन्हें राजस्व परिषद से अटैच किया गया है, वह किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जिस तरह से एक गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लगा हुआ है देवी शरण उपाध्याय पर, तो कहीं न कहीं अब देवी शरण उपाध्याय की आगे भी मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, यानी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का जो प्रण लिया है, उसी कड़ी में अफसरों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई, आईएएस अफसर के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल गोपीनाथ नगला स्थित एक ही इमारत में चल रहे निताई चरण स्कूल और राजकीय जूनियर स्कूल को खुलने के दौरान इमारत की जर्जर छत धाराशायी हो गई।
गनीमत ये रही कि रविवार को छुट्टी होने के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि पहले भी जर्जर स्कूल की छत गिर गई थी। बता दें कि जिले में ऐसे कई स्कूली भवन है जो जर्जर हालत में है, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मथुरा से खबर, जहां एक स्कूली इमारत जर्जर हालत में थी, जिसके बाद रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इमारत जो है वो गिर गई। प्राथमिक विद्यालय नीताई है और अंदर एक और स्कूल चलता है राजकीय जूनियर है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस समय कल की छुट्टी थी और पीछे का हिस्सा है तो उसके लिए जाना आना भी थोड़ा कम है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को पता है, बहुत जल्दी इस पे ये जर्जर में दिखा के बहुत जल्दी इसकी बोली लग के इस पे काम भी होने वाला है। ऐसी ये सरकारी विभाग ये काम थोड़ा टाइम तो लगता ही है, में मिला के होंगे 80 के समथिंग। हाँ, लिखित भी है और सब तरीका से है, सबको भी पता है हमारे साहब और उस पर काम भी कर रहे हैं। आज भी सुबह जैसे ही स्कूल खोला तो उनको सबसे पहले यही सूचना दी कि स्कूल की जो छतें गिर गई है, वीडियो बना के भी उनको दिखाई, उनको पूरा डाटा बताया। अभी फिलहाल उन्होंने हमसे ये कहा है कि दूसरे स्कूल में इस बच्चों को शिफ्ट करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से मथुरा से पूरा मामला सामने आया है, जर्जर पड़ी स्कूल की जो इमारत थी वो धाराशायी हो गई, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल रेड इकबाल, ये जो है स्कूल है वृंदावन में, जो प्राइमरी पाठशाला है, और प्राइमरी पाठशाला में की हालत जो है काफी चिंताजनक और एकदम जर्जर दिखाई दे रही है। और उसमें जो है 2 स्कूल चल रहे हैं, उन 2 स्कूलों में करीब 80 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन उस इमारत की हालत जो है काफी जर्जर है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इसकी जो है एक बार और छत पहले ही गिर चुकी है, लेकिन अब दोबारा से इसकी रविवार को छत भरभरा कर गिर पड़ी। और यदि बच्चे होते, रविवार की छुट्टी ना होती, बिल्कुल, यानी अगर बच्चे होते तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। जैसा मोहम्मद फारूक आपने भी कहा, पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है, स्कूल की छत पहले भी गिर चुकी है। तो आखिर क्या वजह कि प्रशासन की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया तब? आखिर प्रशासन क्यों मौन बैठा है? आखिर क्यों बड़ी घटना होने का इंतजार किया जा रहा था? जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीके से लापरवाही बरतता है और प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनकी सबकी इमारतें जो है काफी जर्जर हैं, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो बड़ी घटना होने से भी कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। बच्चों के अभिभावक भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उस पर ध्यान न देना और जर्जर इमारतों में बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ी एक लापरवाही है। इस पर जिला प्रशासन का ध्यान न होना, ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए जो भवन है पढ़ाने का, वो तो कम से कम ठीक होना चाहिए। उनकी मेंटेनेंस ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। लगभग कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं मोहम्मद फारूक? जी, ये 2 स्कूल हैं जो आसपास एक ही बिल्डिंग में हैं, इनमें लगभग 80 बच्चे पढ़ते हैं। यदि बच्चे इसमें पढ़ रहे होते तो जरूर एक बड़ा हादसा होना। बिल्कुल, यानी हादसे के दिन रविवार था, जिस वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि बच्चे जो थे स्कूल में मौजूद नहीं थे जिस दिन स्कूल की जो छत है वो गिरी। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, क्या अधिकारियों की तरफ से अब क्या कुछ कहना है? क्या एक्शन लिया जाएगा यहाँ पर कुछ? जी, जो बच्चों को शिक्षा मित्र पढ़ा रही थी उनसे हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने इसके लिए पहले से ही लिख कर दे दिया है, खंड शिक्षा अधिकारी को लिख के दे दिया है, बीएसए को लिख कर दे दिया है, डीआईओएस को लिख कर दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है इमारत का ठीक ना होना और जो भवन है उसकी छतें जर्जर हालत में होना, पुराने भवन है, बरसों पुराने, उन भवनों में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जिला प्रशासन को इस ओर देखना चाहिए। खुद डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह से अभी हम बात करेंगे कि इन इमारतों में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी हालत जर्जर हो रही है, इस पर जिला प्रशासन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और इन भवनों के लिए जो मेंटेनेंस का पैसा आता है उनको भी उन मेंटेनेंस के पैसे को प्रॉपर यूज करना चाहिए। और छतें ऐसी चीजें, दीवारें और छतें जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, बिल्कुल। और वो भी सवाल ये भी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में और ऐसे जर्जर भवन जो होते हैं वो खतरे की जद में आ जाते हैं और यहाँ पर ये बड़ा हादसा मथुरा में। हालांकि अब किस तरह का एक्शन लिया जाता है जिला प्रशासन की तरफ से, जो जिम्मेदार यहाँ पर या जो जिम्मेदार है
जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद फारूक, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मथुरा से खबर आप देख सकते हैं, जहां रविवार के दिन एक जर्जर स्कूल भवन में बड़ा हादसा हो जाता है। स्कूल की जो छत है वो भरभराकर गिर जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि रविवार होने के कारण उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से स्कूल की जो छत है या जो स्कूल की जो हालत है वो कितनी दयनीय है। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में है और खासकर अभी मॉनसून के वक्त ऐसे भवन खतरे की जद में होते हैं। ऐसे में बच्चों की जिंदगी को दांव पर रखकर यहां बच्चों की पढ़ाई करवाना प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहां पर नजर आती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से स्कूल की हालत है। जगह जगह जो स्थिति है बिल्डिंग की वो कितनी खराब है। और रविवार के दिन यहां बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि स्कूल की छुट्टी थी, जिस वजह से बच्चे उस दिन स्कूल भवन के अंदर मौजूद नहीं थे, स्कूल में मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल की छत भरभराकर नीचे गिर गई। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ यहां पर एक्शन कब होगा, आखिर कब प्रशासन मुस्तैदी से ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित कर कुछ कार्रवाई करेगा, इनका सेफ्टी ऑडिट करेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 80 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी दांव पर रखकर स्कूल में उन्हें पढ़ाई करवाई जा रही थी। ना ही स्कूल का सेफ्टी ऑडिट है, ना ही प्रशासन के अधिकारियों की इस पर निगाहें हैं। वहीं सीधे आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लिए चलते हैं, जहां हरेला पर्व पर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। सांसद महोदय सह विधायक महोदय सह सर्वे अधिकारिणां सह इदं समये इदं पूजनं सर्वे पत्रकाराणां। आप देख सकते हैं हरेले पर्व का आगाज हो गया है। 16 जुलाई यानी आज हरेले पर्व का आगाज हो गया है। ऐसे में हरेला पर्व पर पौधारोपण का यह कार्यक्रम पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में नरेश बंसल मौजूद हैं। पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में पौधारोपण भी करेंगे। शहीदों के नाम पौधारोपण कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है। हरेला खुशहाली और हरियाली का पर्व है। देवभूमि उत्तराखंड में बरसात के मौसम में हरियाली का प्रतीक हरेला त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस बार ये त्योहार 16 जुलाई को यानी आज मनाया जा रहा है। ये लोक पर्व सावन के आने का संदेश होता है, जिसके पीछे फसल लहराने की कामना है, बीजों का संरक्षण है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की, साथ में उनके नरेश बंसल मौजूद हैं। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं शहीदों के नाम पौधारोपण का ये पूरा कार्यक्रम। आज से उत्तराखंड में हरेले पर्व का आगाज हो गया है। आज उत्तराखंड में हरेला मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बरसात के मौसम में हरियाली का प्रतीक होता है ये त्योहार हरेला, जिसे काफी धूमधाम से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में मनाया जा सकता है। पौधारोपण करते हुए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। जिसके पीछे ये लोक पर्व सावन के आने का संदेश है, जिसके पीछे फसल लहराने की कामना है, बीजों का संरक्षण है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेले का आगाज करते हुए पूजा अर्चना की और अब पौधारोपण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं।
राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन, हरेला पर्व पर पौधारोपण का ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौधारोपण करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। शहीदों के नाम पौधारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और उनके साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को आप देख सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बरसात के मौसम में हरियाली का प्रतीक होता है ये त्योहार हरेला, जिसे काफी धूमधाम से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 16 जुलाई यानी आज मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोक पर्व ये जो है सावन के आने का संदेश होता है, जिसके पीछे फसल लहराने की कामना होती है, क्योंकि आज से माना जाता है कि जितना अच्छा हरेला बोया गया है उतनी अच्छी फसल प्राप्त होगी। साथ ही हरेला त्योहार जो है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी है, पर्यावरण संरक्षण का भी त्योहार है और यही वजह है पौधारोपण करते हुए आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। सपा नेताओं ने शाहजहांपुर समेत कई जिलों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी, पीड़ितों को राशन, दवा, पानी उपलब्ध करवाया, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मिले, पीड़ितों से मिले और उनको राहत सामग्री यहां पर बांटी। बीते दिनों ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा को निर्देश दिए थे कि वो बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करें और उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराएं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। इस दौरान आपको बता दें कि 17 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनके 100 से ज्यादा गांव जो है इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, क्योंकि नेपाल और उत्तराखंड में जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, पानी काफी ज्यादा मात्रा में छोड़ा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के 17 से ज्यादा गांव बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रियता दिखाते हुए बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने के निर्देश दिए थे और उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराने के भी निर्देश दिए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी धरातल पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें, बाढ़ प्रभावितों से मिले और उन्हें राहत सामग्री वितरित करें। जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरें आ रही थी, लोग भूख प्यास से जो है कहर रहे थे और इसे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले तो गंभीरता से लिया और अधिकारियों को मदद का निर्देश दिया और सीएम के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों की मदद भी की जा रही है। और इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपने पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाए और पीड़ितों की मदद करें, उन्हें राशन, दवा और पानी उपलब्ध कराएं। और इसी निर्देश पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेता अब बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। पीड़ितों को पानी, राशन, दवा के साथ साथ और भी सुविधाएं मुहैया कराने का जो है आश्वासन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की यह पहल पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने जैसी है, क्योंकि जिस तरह से जो है बाढ़ पीड़ित प्रभावित हुए हैं, लोगों का घर, राशन, पानी सब डूब गया है और उनके सामने जो है
खाने पीने बिल्कुल, ये काफी सराहनीय पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए मोहम्मद आसिफ, तो अब जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी पहुंचने की कोशिश कर रही है, जनता के मुद्दे समझने की कोशिश कर रही है, जनता को समझने की कोशिश कर रही है और साधने की कोशिश कर रही है। क्या माना जाए, क्या अपना जनादेश बढ़ाने का ये एक तरीका समाजवादी पार्टी का? जी बिल्कुल रिया, इससे भी साफ इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगामी जो है 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी अपनी छवि बनाने को लेकर काफी आतुर है। और यही वजह है कि अब हर ऐसे मुद्दे को समाजवादी पार्टी पकड़ लेती है और लपक कर पकड़ती है, और इसे भी जो बाढ़ पीड़ितों की मदद का जो मामला है, इसे भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह से अगर बात करें तो यूपी में कई संगठन है, कई पार्टी नेता हैं और वह अपने आप को जनता का हितैषी भी बताते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो यही नेता, यही माननीय और यही सफेद पोश पीड़ितों से दूर हो चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यह कदम उठाया है, कहीं न कहीं सराहनीय। बिल्कुल, यानी जनता के बीच दिखाई भी दे रहे हैं और जनता की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाते हुए भी दिख रहे हैं। और यही वजह है कि अब जनता का विश्वास भी सपा की ओर ज्यादा झुकाव जो है जनता का दिख रहा है। हालांकि इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिलता है, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।